नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे गोरखपुर वर्सेस करहल। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा से अपना नामांकन कराया और आज ही बीजेपी ने भी करहल से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ा करके ये बता दिया कि आपकी राह आसान होने वाली नहीं है और हम आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं। आपको बता दें, कभी एसपी सिंह बघेल को राजनीति की एबीसीडी सिखाने वाले खुद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ही थे और आज वे उन्हीं के पुत्र अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। और दूसरी तरफ सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर सदर सीट से उनके खिलाफ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने मोर्चा खोल रखा है और चंद्रशेखर गोरखपुर में लोगों से मुलाकात भी की आज उन्होंने और चुनावी हुंकार भी भरी। अब क्या इन दोनों दिग्गजों को घेरने की कोशिश वाकई सफल हो पाएगी या फिर इन दोनों ही नेताओं को हराने की कम परेशान करने की कोशिश ज्यादा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी और सपा की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। जहां आज अखिलेश यादव ने अपना नामांकन किया तो वहीं बीजेपी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने की पुख्ता तैयारी कर ली। इसके लिए किसी बाहरी नहीं बल्कि मुलायम के ही एक और जिगर के टुकड़े से बड़ी चुनौती मिलने वाली है। अखिलेश मैनपुरी जिले की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां अखिलेश के खिलाफ एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया है, लेकिन यहां भाजपा का तुरुप का पत्ता बनकर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव उभरी हैं। भाजपा ने अपर्णा को यहां अखिलेश यादव के खिलाफ धुआंधार प्रचार की कमान थमाई है। आपको बता दें, एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भटपुरा के मूल निवासी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात रहे बघेल 1989 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सुरक्षा में शामिल हो गए। बघेल से प्रभावित मुलायम सिंह यादव ने उनको जलेसर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर 1998 में पहली बार उतारा था। एसपी सिंह बघेल ने अपने पहले ही चुनाव में जीत दर्ज की। उसके बाद 2 बार सांसद चुने गए। 2010 में बसपा ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। साथ ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव के सामने चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए थे। 2014 में मिली हार के बाद एसपी सिंह बघेल ने राज्यसभा से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ली, जिसके बाद विधानसभा चुनाव 2017 में टुंडला सुरक्षित सीट से भाजपा विधायक बने। इसके बाद साल 2019 में बीजेपी के टिकट से एसपी सिंह बघेल ने शानदार जीत दर्ज की। बघेल को आगरा से सांसद रामशंकर कठेरिया का टिकट काटकर चुनाव लड़वाया गया था। अब केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। उधर गोरखपुर की बात करें तो वहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश में सभी दल हैं, जिसमें एक नया नाम आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर का शामिल हो गया है। चंद्रशेखर गोरखपुर में 2 दिनों के लिए आए हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आज चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी की स्थानीय यूनिट के साथ बैठक की, साथ ही समाज के अलग अलग लोगों से मुलाकात भी की। और उधर माना जा रहा है कि सपा में हाल ही में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला यहां से टिकट देकर अखिलेश यादव सीएम योगी के खिलाफ ब्राह्मण कार्ड खेल सकते हैं। बहरहाल दोनों ही पार्टियों के मुख्य चेहरों को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ मैनपुरी का करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां बीजेपी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में भी सभी पार्टियों की कोशिश है कि उन्हें चुनौती दी जाए।
कुल मिलाकर कोशिश ये भी है कि दोनों ही नेता पार्टी के प्रचार में ज्यादा सक्रियता न दिखाकर अपनी अपनी सीट पर फोकस करें ताकि दोनों ही पार्टियों को इसका फायदा मिले। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी कोशिश कितना रंग लाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो राजनीति में सब कुछ संभव है। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारते हमने आपने देखा है, लेकिन अगर मैनपुरी की करहल सीट की बात की जाए तो लगातार यहां से समाजवादी पार्टी की जीत होती रही है। अगर 2002 के चुनाव की बात करें तो एक बार सोबरन सिंह यादव बीजेपी से जीते थे, लेकिन अब वही सोबरन सिंह यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कितना मुश्किल होगा अखिलेश को। और उधर सीएम योगी का जो गढ़ है सदर गोरखपुर की सीट, वहां क्या चुनौतियां दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को विपक्षी उम्मीदवार, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम सारे मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ गौरव महेश्वरी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गौरव जी स्वागत है आपका। इसके अलावा आस्था तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। आस्था जी आपका भी स्वागत है। और आरएलडी प्रवक्ता रजनीकांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीकांत जी आपका भी स्वागत है। और प्रीतपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी के नेता हैं। प्रीतपाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत गौरव जी आपसे ही करेंगे। आज अखिलेश यादव का नामांकन था करहल से, दिन भर चर्चा रही, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा अब इस बात की हो रही जैसे बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतार दिया है। क्या इसे बीजेपी की कोशिश माने या फिर अखिलेश यादव को परेशान करने के लिए ताकि वो बाकी जगह अपना चुनाव प्रचार का फोकस ना कर पाए? गौरव जी। ना परेशान करने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि 2014 के बाद जब 2019 में चुनाव होता है तो सपा और बसपा ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और बीजेपी को उस टाइम पे 11% बढ़त के साथ 44% वोट पड़े थे। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हमने पूरी जनता के लिए काम किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए काम किया है। ऐसे में हम तो इस बार का जो चुनाव है वो जाति संप्रदाय को सबको पीछे छोड़कर हम पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक आदमियों के विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे में बघेल साहब हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं और हमारे केंद्र में हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी का पुराना नाता भी रहा है उनकी पार्टी से, बघेल साहब का। तो मैं समझता हूं कि बघेल साहब लड़ रहे हैं और इस बार तो जितने भी ये सब जो ये फैक्टर्स हैं जिसपे अखिलेश यादव जी ये सपना देख रहे हैं कि उनके एक जाति विशेष के लोग वहां पे 38% लगभग हैं, अगर उनके भरोसे लड़ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि अखिलेश जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस बार पूरा का पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने काम किया है, जो विकास का काम किया है, पूरा चुनाव उसके ऊपर है। और मैं समझता हूं कि भारी बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी करहल की सीट जीतेगी और अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ी हार का सामना करने वाले हैं। गौरव जी, आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन आपने करहल सीट का जिक्र नहीं किया। 2017 विधानसभा चुनाव में आप ये सीट हार गए थे, जबकि आपकी बीजेपी की लहर थी। बीजेपी 325 सीटें जीती, लेकिन करहल सीट नहीं जीत पाई। उसके बाद से हाँ, मैं आपको बता रहा हूं 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में आप देखिए, चाहे जितनी भी सरकारी योजनाएं आई हैं उसमें ना किसी जाति के लिए काम किया गया है, ना किसी धर्म विशेष के लिए काम किया गया है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता का किस तरीके से विकास हो और सरकार की योजनाएं अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, चाहे उसमें कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का आदमी हो, उस तक योजनाएं पहुंचे। आज जिस तरीके से योजनाएं पहुंची हैं उत्तर प्रदेश में अगर गरीब को आवास मिलता है, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, उत्तर प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के अगर किसी को शौचालय मिलता है, तो ये आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश की जनता करहल सीट से वोटिंग करेगी, और मैं तो लगातार देख रहा हूं जिस तरीके से वहां सोशल मीडिया पे वीडियोज आ रहे हैं, लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हमें योगी सरकार में बहुत लाभ मिला है, हमें जनता तक जो योजनाएं दी गई हैं उसका हमें लाभ मिला है। तो वो जो लाभ मिला है, जो लाभार्थी है, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और ये सीट हम आपको जीत कर दिखाएंगे। रजनीकांत जी हमारे साथ बने हुए आरएलडी प्रवक्ता है। रजनीकांत जी, जैसा गौरव जी का कहना है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो,
ये जो योजनाएं ला रही है वो सबके लिए है, किसी जाति वर्ग विशेष के लिए योजनाएं नहीं, सबको उसका फायदा मिल रहा है। तो ये माने जो पहले की सरकारें थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, वो जब योजनाएं लाती थी तो उसमें जाति वर्ग धर्म को देखा जाता था। यहाँ योजनाएं जो लाई गई, अब तो वक्त बीत गया, अब योजनाएं क्या आएंगी, अब तो चुनाव का समय है। लेकिन जब योजनाएं 4.5 साल 5 साल के बीच में कौन सी योजनाएं लागू हुई? न नौकरियां मिली, न कोई विकास हुआ, न सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, न किसानों का कोई भला हुआ। कौन सा मुद्दा रहा, कौन सी चीजें रही? मैनिफेस्टो, बीजेपी के मेरे साथी बैठे हैं, अपने मैनिफेस्टो को खोल लें और उन सारे वादों पर बात करें कि कौन से वादे पूरे हुए, किसके विकास हुए, किस समाज के विकास हुए, क्या हुआ। क्या चुनाव को केवल ध्रुवीकरण करके ही जीता जा सकता है? यह नीति रही है और विकास नाम की कोई चीज नहीं रही। और आज करहल और गोरखपुर की बात नहीं है, यह पूरे प्रदेश में एक लहर है और वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो मैनिफेस्टो इनका था, हम उसी पे बात करते हैं कि उसमें कौन सी चीजें। आप कहते हो कि राशन दे दिया गया फ्री में, 2 रुपए किलो राशन पहले भी फ्री में दिए जाते थे, तब आपदा भी नहीं आई थी। तो 10 रुपए का राशन देके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि पूरा प्रदेश खुशहाल हो गया? तो जो योजनाएं थे, अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी, उसमें भी काम हुए, मेट्रो बने, बहुत सारे विकास के काम हुए थे। और इस सरकार ने 5 साल में केवल ध्रुवीकरण करने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करने की बात की, और अब भी वही कर रहे हैं। अभी भी जाट मुस्लिम हिंदू और इसी पर सारा गेम करने की कोशिश है। ये प्रदेश की जनता जान चुकी है और इस बार प्रदेश की जनता उसी मुद्दे पर वोट करने जा रही है, जो विकास का मुद्दा है। अब उसमें सारे ये धर्म और ये संसद सब अब ये लोगों के दिमाग से निकल चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ आस्था जी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। आस्था जी, अगर हम गोरखपुर करहल की बात करें, इसके अलावा अगर आज की बात करें, आज प्रियंका गांधी वाड्रा जमीन पर नजर आई और आज वो मंदिर में जाके उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद इसकी शुरुआत की। एक आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तमाम नेता लगाते रहते, तमाम पार्टियां लगाती रहती कि ये जो पार्टी है मंदिर के नाम पर वोट मांगती है। अब ये माने जिस तरह से बड़े नेता पहले पूजा अर्चना मंदिर जाकर उसकी शुरुआत कर रहे हैं, ये क्या माने? क्या ये दिखाने की कोशिश है कि सिर्फ बीजेपी ही हिंदुत्व की बात नहीं करती है, वही धर्म से जोड़कर नहीं है, वही सिर्फ मंदिर नहीं जाते, हम भी मंदिर जाते हैं? क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया जब आपकी पार्टी के बड़े नेता किसी अभियान चुनाव की शुरुआत मंदिर मस्जिद जाकर करें। हमारी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, सब जिस भी के दौरे पर जाते हैं, वो हमेशा से, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हो, सब जगह जाने का काम करते हैं। मुझे याद है आज भी कि 2017 के चुनाव में जब यहाँ पर लखनऊ में जनसभा हो रही थी, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी चौक भी गए, गुरुद्वारे भी गए, वो मंदिर भी गए। ठीक है, तो ये एक हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम सब जगह जाते हैं, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हमारे लिए लेकिन आस्था जी, कहा जाता है 2014 के बाद इसमें तेजी ज्यादा आई है। आपने 2017 का जिक्र किया, हम सहमत हैं। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकती हैं। ओके। इसके कारण से हमारे यहाँ तो ये परंपरा रही है हमेशा से। भारतीय जनता पार्टी की वो लोग 5 साल रहे, विकास चिल्लाते रहे हो, मगर 5 साल की भारतीय जनता पार्टी। आस्था जी की आवाज ठीक तरह से हमारे पास नहीं आ पा रही, वापस कोशिश करेंगे आस्था जी के पास जाने की। हमारे साथ प्रीतपाल सिंह सलूजा बने हैं आम आदमी पार्टी से। प्रीतपाल जी, अब जो मुख्य मुकाबला ये माना जाए सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है, या फिर आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव की रेस में है? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले जो प्रधानी चुनाव हुआ था तब भी अपना लोहा मनवा चुकी है। जो विगत कुछ
वर्ष पहले अभी प्रधानी चुनाव जो निकला है, उस पे हम लोगों को 40 लाख मतदाताओं ने वोट दिया। जो ग्रामीण मतदाता थे उन्होंने हमें वोट किया है। 83 हमारे ग्राम पंचायत सदस्य चुन के आए हैं, बीडीसी चुन के आए हैं और तमाम सदस्य चुन के आए हैं। उससे पहले हम लोग नगर निगम लड़े थे, तब भी हम लोगों को अच्छा यहाँ पे समर्थन मिला था। आम आदमी पार्टी इस समय मीडिया के क्षेत्र में नहीं नजर आ रही, मीडिया की निगाह में नहीं दिख रही। ठीक उसी तरह से जिस तरह 2013 का चुनाव हम लोग जब दिल्ली लड़े थे, तब भी हम लोगों को मीडिया कहीं स्थान नहीं दे रही थी, 2015 में भी स्थान नहीं दे रही थी। कोई बात नहीं, समय आएगा, आम आदमी पार्टी को भी एक स्थान दिखने लगेगा जब जनता आपको बढ़कर हम लोगों को प्यार देगी। तो आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रही है, बाकी सब पार्टियां अपने अपनी विचारधाराओं के साथ चुनाव लड़ रही है। वर्तमान में जो सरकार है, जिसके अभी प्रवक्ता गौरव महेश्वरी जी कह रहे थे कि अंतिम पायदान तक भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं वो पहुंची हैं। गौरव महेश्वरी जी ये बता दें कि व्यापारियों को क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कितनी युवाओं को नौकरियां दी और 2017 में क्या दावा किया करते थे। 70 लाख नौकरियां देने का वादा 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। वो क्या कर पाए? 100 दिन के अंदर प्रीतपाल प्रदेश के जी, अंदर गड्ढा मुक्त प्रदेश नौकरियों करने को के लिए लेकर ये तर्क रहता है भारतीय जनता पार्टी का या उत्तर प्रदेश सरकार का कि कोरोना काल 2 साल जो रहा वो एक बड़ी वजह रहा, उस वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो भी काफी खराब हो गई। क्या इस तर्क को सही माने? मैं आपको बता दूं, 2020 में कोरोना जो है वुहान शहर में पहले पाया गया दिसंबर के। नवंबर तक अगर आप इसके डेटा चेक कर लें, गरीबी रेखा कहां पहुंच चुकी थी, महंगाई दर कहां पहुंच चुकी थी, नौकरियां पूरी तरह से खत्म हो गई थी। आपके कई चैनल ने, मीडिया बंधुओं ने दिखाया था कि एक सर्वे में ये पता चला कि 70 वर्ष पुरानी जो व्यवस्था थी, उस समय जो गरीबी थी, वो तब 2020 में वो गरीबी और जो बेरोजगारी दर थी वो पहुंच चुकी थी। तो ये कहना कि कोरोना काल ने इस व्यवस्था को डिस्टर्ब किया है, ये पूर्णतः गलत है। 2020 तक कई नौजवानों की नौकरियां जा चुकी थी, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, कई शोरूम बंद होने के कगार में खड़े हुए थे। आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से और जब हम लोग जनता के बीच में जाते तब ये पता चलता था। भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने कोई भी काम उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर, अगर मैनिफेस्टो का, गौरव महेश्वरी जी यहाँ बैठे हुए हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो बता दें कि 2017 के जो मैनिफेस्टो था उसके आधार पर एक काम ये गिनवा दें, इनके पास नहीं होगा। पहली बात, 69,000 नौकरियां अभी भी अधर पे पड़ी हुई। वो नौजवान इको गार्डन में रात दिन, ठंड बरसात आंधी तूफान में बैठे रहे, लाठियां खाते रहे। जब इन्होंने नौकरियां मांगी, उनका सर फोड़ दिया गया लाठी से मार मार कर। क्या पुलिस इसी काम के लिए बैठी हुई है? अगर किसान इनसे हक मांगे तब पुलिस आगे आ जाती है लाठी भांजने के लिए। अगर नौजवान इनसे नौकरियां मांगे तब इनसे लाठी भांजने के लिए वहां पुलिस को लगा दिया जाता है। माताएं बहनें अपनी आबरू के लिए, जो प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार बढ़े, जो घटनाएं बढ़ी महिलाओं के साथ, उनके लिए आगे वो अपनी बात रखने आती है, तब पुलिस लाठी डंडा लेके खड़ी हो जाती है। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ पुलिस ही एक ऐसी चीज रह गई, जो भी मांगने आए उसको पुलिस का डंडा दे दो, उनका डर दे दो, उन पे धाराएं लगा दो। अब माननीय सांसद संजय सिंह जी के ऊपर इस समय तक 21 मुकदमे लाद दिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने। एनएसए तक लगा दिया। क्या वो आतंकवादी है? हमारे प्रदेश कार्यालय पे ताला लगा दिया गया। देखिए, कहने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए, मगर जमीन के ऊपर आप ही के पत्रकार बंधुओं ने दिखाया था कि नून नमक से बच्चों को वहां पे खाना खिलाया जा रहा है। तब उनके जो पत्रकार जिन्होंने ये भेद खुला था, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया, उनको जेल में ठूस दिया गया। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जवाब ऊपर लेंगे, नहीं देती। गौरव जी से जवाब लेंगे, बिल्कुल लेंगे। हमारे साथ अनिल झा बने हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल झा, आज जो नामांकन अखिलेश यादव ने किया, उसके बाद अब उनके खिलाफ एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं समाजवादी पार्टी एसपी सिंह बघेल को? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछले 5 साल से प्रदेश में अव्यवस्था, असामाजिकता, तानाशाही और जिस रूप से इतनी पूर्ण बहुमत नहीं, मतलब एक तरह से अपार बहुमत की सरकार जिस तरह से चली है, उसका हमेशा से जो मुकाबला करी। और अब तो चुनावी माहौल है, अब तो बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे और कोई कहीं से भी किसी को भी लड़ने का अधिकार है।
लोकतंत्र में। तो बघेल साहब आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व के सामने एसपी बघेल साहब का कोई व्यक्तित्व है। हाँ, ये अलग बात है कि मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज को इतने हवा दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये बातें एसपी बघेल साहब अगर खुद आके बात करें और कितना डर उनके मन में होगा, ये तो वही व्यक्ति समझ सकते होंगे। अनिल जी, एसपी सिंह बघेल भी क्षेत्रीय हैं, लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं, विधायक का भी चुनाव जीत चुके हैं, तो कोई चुनौती नहीं मानती समाजवादी पार्टी? क्या अखिलेश यादव अब क्षेत्र में प्रचार नहीं करेंगे, ये माने? ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को और साथ में जहां से एसपी बघेल साहब सांसद हैं, उस क्षेत्र के लोगों को ये लग गया है, उनको मालूम हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है उत्तर प्रदेश से, और आने वाले समय में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। अब मुझे नहीं लगता है कि जहां का जनता 10, 20, 25, 50, 100, 200 किलोमीटर जहां से कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खड़ा होता है देश का, वहां 100, 200 किलोमीटर में फर्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां की क्षेत्रीय जनता और 200, 300 किलोमीटर की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी कि मुख्यमंत्री उसके अगल बगल के क्षेत्र से या उसके क्षेत्र से जीत के जाए, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि विकास। जैसे सिफे में विकास हुआ है, उसी तरह से मैनपुरी करहल में विकास होगा, आसपास इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर मंडल जो भी है, उड़िया, इन सब जगहों में विकास होगा। और वो विकास करने का एक ट्रैक अखिलेश यादव का है। एसपी सिंह बघेल ने पूरे 7 साल में क्या किया मुझे नहीं मालूम, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 साल में क्या किया ये सबको मालूम है, लेकिन अखिलेश यादव ने 5 साल का काम 2.5 साल में पूरा किया था, ये सबको मालूम है। और जो चीजें छूट गई थी, जनता का आशीर्वाद नहीं मिला 17 में, उन चीजों को वहीं से शुरुआत करके डेवलपमेंट को लेके चलेंगे। और आने वाले समय में एक उत्तर प्रदेश एक देश के जितने भी राज्य हैं ना, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा डेवलपमेंट के मामले में। लेकिन अनिल जी, इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए, जो एसपी सिंह बघेल हैं वो मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे हैं, पीएसओ थे, उन्होंने उनको राजनीति में एंट्री कराई, चुनाव लड़वाए, चुनाव जितवाए। तो राजनीति का पुरोधा कहा जाता है मुलायम सिंह यादव को। अगर शिष्य एसपी सिंह बघेल ने तो काबिलियत तो उनमें होगी। अब कितनी चुनौती दे पाते देखने वाली बात होगी। हमारे साथ विजय दुबे बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। आएंगे अनिल जी। जी कहिए, अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैंने कतई बघेल साहब के काबिलियत पे कोई शक नहीं किया। जैसा कि आपने कहा, वो मुलायम सिंह जी के पीएसओ रहे हैं, और सबको पता, उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से परिवार में, आपस में, पार्टी में, आसपास के नेताओं में लड़ा के उल्लू सीधा करती है। ये बघेल साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं अखिलेश जी। मुझे लगता है बघेल साहब का आशीर्वाद भी मिलेगा अखिलेश जी। चलिए, विजय जी हमारे साथ हैं। विजय जी, कैसे देखें इस लड़ाई को? यह एक तरफा लड़ाई है या फिर अखिलेश यादव को परेशान करने की कोशिश है कि ताकि वो बाकी जगह प्रचार में अपना समय न दे पाए, अपनी सीट पर केंद्रित हो जाएं? विजय जी देखिए, ऐसा है कि जो करहल सीट है निश्चित तौर पे एक सुरक्षित सीट की तरह से ली गई है, क्योंकि मुलायम सिंह जी वहां से सांसद हैं, आज भी हैं, और वो उनका बिल्कुल होम बेल्ट जो है, या कहना चाहिए कि उनकी अपना इलाका है, अगर कहा जाए राजनीति के हिसाब से। तो अखिलेश यादव जी का वहां से लड़ना है, निश्चित तौर पे एक सुरक्षित सीट की ओर जाना है। क्योंकि आपको थोड़ा सा अगर पिछले बयानों पे जाए अखिलेश जी के, तो जब ये घोषणा हो चुकी थी कि मुख्यमंत्री वापस गोरखपुर से लड़ेंगे, तो अखिलेश जी ने ये कहा था कि सवाल ये हुआ था कि क्या आप आजमगढ़ से लड़ेंगे, क्योंकि वो सांसद है वहां से। तो अखिलेश जी ने ये कहा था कि मैं आजमगढ़ की जनता से पूछूंगा, उनसे पहले इसका अनुमति लूंगा, तब मैं लड़ूंगा। लेकिन बाद में चर्चा में आजमगढ़ नहीं रहा, कोई तो कारण होगा। मतलब एक निश्चित स्ट्रैटेजी कि जहां से पूरी तरह से जीत सुनिश्चित हो सके, हम सुरक्षित अपने स्थानों को आज खोज रहे हैं। मैं अगर ये कहूं कि ये एक डिफेंसिव स्टेप है, तो आप इसको किस नजरिए से देखेंगे ये आपको तय करना है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेजना
या अखिलेश यादव का करहल जाना, ये पूरी तरह से दोनों पार्टियों का एक डिफेंसिव स्टेप है। और वो आसपास की कितनी सीटों को प्रभावित करेगी ये एक अलग मुद्दा है। कारण ये है कि पूरे विधानसभा के चुनाव जो है वो जातीय समीकरणों पे लड़े जा रहे हैं। और चाहे गोरखपुर की बात करें, वो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, सीएम सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां समय देंगे तो उसका असर आसपास के क्षेत्र में भी पड़ेगा। और अखिलेश यादव अगर करहल से चुनाव लड़ेंगे, वो तो मैनपुरी उनका गढ़ है ही, मुलायम सिंह सांसद हैं, और कितना प्रभाव बाकी सीटों पर डालेंगे इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, सारे मेहमान हमारे साथ बने रहें, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तुम लड़की हो, अकेली मत घुमा करो। तुम अंदर जाओ। बाहर क्या कर रही हो? ये भी तो एक जेल ही थी ना, जो किसी को दिखती नहीं थी, पर इसकी सजा हर लड़की को मिलती थी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना। और मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं गोरखपुर वर्सेस करहल।
करहल में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया और बीजेपी ने वहां से एक मजबूत दावेदार को मैदान में उतार दिया है। एसपी सिंह बघेल आगरा से सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और एक वक्त में मुलायम सिंह यादव के पीएसओ के रूप में काम कर चुके हैं। मुलायम सिंह ने ही सबसे पहले उनको राजनीति में एंट्री कराई, 2 बार विधायक बनवाया, जितवाया। आज वो उनके पुत्र के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनावी समर में मैदान में उतरे हैं और वहां पर भी उनको घेरने की कोशिश की जा रही। कुल मिलाकर दोनों ही दिग्गजों को दोनों ही तरफ से घेरने की कोशिश है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रजनीकांत मिश्रा है, आरएलडी प्रवक्ता हैं। रजनीकांत जी, आपके पास आएंगे। ब्रेक से पहले हमने बात की, करहल की बात की, गोरखपुर का भी जिक्र किया। अगर बात करें आज की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार उन्होंने कह सकते हैं पहली ये चुनावी रैली ऑफिशियली तौर पे कही जाएगी। इसके पहले जो रैलियां की वो कहीं ना कहीं सरकारी कार्यक्रम होते थे, लेकिन आज पूरी तरह से मैदान में उतर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या आप ये माने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरे तरह से अपने हाथों में प्रधानमंत्री ने ले लिया है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। रजनीकांत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं मिल रही है आपकी। शायद रजनीकांत जी तक हमारी आवाज नहीं। हाँ, फिर से बोले, आवाज आई नहीं थी। रजनीकांत जी, सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफिशियली तरीके से चुनावी रैली की उन्होंने आज शुरुआत कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की, चूंकि चुनाव भी वहां से शुरू हो रहे हैं। और अपने भाषण में एक बात का जिक्र उन्होंने किया कि जो पहले दंगे हुए थे वो उसमें जो तत्कालीन सरकार थी जश्न मना रही थी। इसे क्या समझें? क्या वाकई में ऐसा था जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो जो पहले की सरकारें थी जश्न मनाने का काम कर रही थी? देखिए, मैं अभी आपसे पहले भी कहा कि ये ध्रुवीकरण करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही शैलेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। रजनीकांत जी, जो सवाल था वही सवाल है, आप अपनी बात पूरी कह सकते हैं। आवाज कट गई थी जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको आवाज आ रही है हमारी? की याद को ताजा करना। हाँ, बोलें। ठीक है, अपनी बात कहिए। जरा आवाज वॉल्यूम बढ़ा दो जरा सा। ठीक है, आएंगे, नहीं आ रही है। आएंगे रजनीकांत जी, वापस आपके पास आएंगे। गौरव जी हमारे साथ बने हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। यही सवाल गौरव जी से करेंगे। गौरव जी, आज प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली तरीके से रैली की शुरुआत कर दी है और जिन 5 जिलों को चुना, काफी हद तक वो ये 5 जिले अपने आप में काफी अहम हैं। क्या माने जो आज जिक्र किया है प्रधानमंत्री जी ने, दंगों का जिक्र कर दिया और ये कहा कि जिस वक्त तत्कालीन सरकार थी वो उस वक्त जश्न मना रही थी, इसे क्या समझे? क्या वाकई में ऐसा था? शैलेंद्र जी, ऐसा है कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले प्रीतपाल जी ने जो सवाल उठाए थे उसका भी जरा मैं जवाब देना चाहता हूं। प्रीतपाल जी हमारे पुराने मित्रों में हैं और मैं छोटी सी बात उनको याद दिलाना चाहता हूं। हम सभी ने अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले देखा कि दिल्ली सरकार से एक व्यक्ति ने आरटीआई डाल के पूछा कि दिल्ली सरकार ने 7 साल में कितने रोजगार दिए हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी और हंसी भी आएगी कि नीचे लिखकर पूरा टेबुलेट होकर आया विभाग की तरफ से कि 440 सरकारी नौकरियां 7 साल में दी। तो मैं समझता हूं कि जब भी किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता कोई सवाल उठाए तो ये भी जरूर से उसको जांचने की जरूरत है कि उसकी पार्टी ने क्या वादे किए और क्या वादे पूरे दूसरी सरकार से वो क्या, दूसरी पार्टी से क्या अपेक्षा रखता है। दूसरी बात रही बात जो इन्होंने संजय सिंह जी की बोली कि उनके ऊपर योगी जी ने मुकदमे करा दिए। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आकर लगातार जात पात की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। कोई छोटी या बड़ी घटना हो जाए तो उसमें लिख देना कि पंडितों के साथ अन्याय हो रहा है, दूसरी घटना में लिख देना कि ठाकुरों के साथ अन्याय हो रहा है, कभी दलितों को लेकर राजनीति करना। तो उत्तर प्रदेश में एक जो इनका फॉर्मूला था कि किस तरीके से फेमस होना है, किस तरीके से मीडिया का अटेंशन पाना है, वो काम लगातार संजय सिंह जी कर रहे थे। और मैं समझता हूं संजय सिंह जी नहीं,
कोई नॉर्मल आदमी भी ये काम करे तो उत्तर प्रदेश में जो जात पात की राजनीति खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और योगी जी कर रहे थे, तो उसके ऊपर 21,000 मुकदमे हो जाएं, तो मैं तो समझता हूं ऐसे आदमी जो गंदी राजनीति करने का काम करे उसको सीधे उठाकर, कोई भी सरकार हो उसको उठाकर जेल डालने का। गौरव जी, आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगते हैं कि जहां आप मुख्तार अंसारी को जेल भेज देते हैं, अतीक अहमद को जेल भेज देते हैं, आजम खान को जेल भेज देते हैं, वहीं आप ही आपके कहा जाता बड़ी नजदीकियां हैं, उनकी जो पत्नी है जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, बीजेपी के संरक्षण रहा है, नाम उनका धनंजय सिंह है, क्रिकेट खेल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस दूर है, पुलिस को भनक तक नहीं है, भगोड़े हैं कोर्ट से। शैलेंद्र जी 30 सेकंड और दीजिए, अपनी बात पूरी करता हूं। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, योगी जी हर एक जिले में गए हैं और अधिकतर विधानसभाओं में उन्होंने जाकर दौरे किए हैं। यहां तक मैं आपको बताऊं, नोएडा के नाम का जिला जिसको अपशकुन माना जाता था, वहां पर योगी जी गए और उन्होंने कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचे और वहां जनता के लिए काम करें। आज सबसे खास बात यह कि योगी जी ने काम किया और वो खुद बढ़कर आगे आए कि उन्होंने कहा मैं तो चुनाव लड़ूंगा, और उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी की। अखिलेश यादव जी तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो चुपचाप एमएलसी बनकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। बाकी पार्टी के कार्यकर्ता तो मेहनत करने के लिए हैं, मुख्यमंत्री तो यादव परिवार में से ही किसी को बनना है, वो तय था। उन्होंने सोचा था कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन योगी जी की वजह से आज इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि उनको मजबूरी में अपना जो जिला था जहां से वो सांसद थे वहां से छोड़कर उनको करेल जाना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता साफ साफ देख रही थी कि कौन चुनाव लड़ने से के लिए आगे आ रहा था और कौन चुनाव लड़ने से भाग रहा था। वो तो मजबूरी है, इनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। गौरव जी, आरोप पे तो ये भी लग रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पहले अयोध्या से चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बना लिया था, उसके बाद उन्हें संगठन ने गोरखपुर भेज दिया। देखिए ये सब सोशल मीडिया की अफवाहें हैं। संगठन ने भेज दिया, क्या संगठन की बैठक में कोई इन्वॉल्व था? जो आदमी बोल रहा है कि संगठन ने भेज दिया, क्या वो संगठन की बैठक में मौजूद था क्या, जिसने कहा कि संगठन ने उनको भेज दिया? किसने कह दिया संगठन? तो फिर अखिलेश यादव करहल चले गए तो क्या तकलीफ है? लोकसभा सांसद वो आजमगढ़ से हैं, विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहली बार अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई भी विधानसभा चुन सकते हैं। शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, एक परिवार है। वहां पार्टी का पैनल पूरा बैठकर डिसीजन लेता है। एक परिवार नहीं है कि बैठ के फैसला कर लिया कि मैं करेल से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत केंद्रीय चुनाव समिति है, पार्टी की राष्ट्रीय समिति है। ठीक है, गौरव जी आएंगे आपके पास, प्रीतपाल जी आपके पास भी आएंगे, अनिल जी हमारे से बने, अनिल झा। अनिल जी आपसे के पास ही आएंगे। जैसा गौरव जी ने कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ छोड़कर करहल क्यों जाना पड़ा, जवाब दीजिए। छोड़ के वो जाता है कहीं जो कहीं का बासिंदा रहता है। अगर विधायक होते अखिलेश जी आजमगढ़ से बिल्कुल और फिर कहीं जाते तो आप ये सवाल उठाते। सवाल ये है कि किसने कहा था कि मैं मथुरा से लड़ूंगा। सवाल ये है कि जो 5 साल से खाली दिवाली में जाके 5 लाख दीप जलाता था और वो उसने कहा था, बल्कि उसकी इच्छा थी कि हम अयोध्या से लड़ेंगे, किसने बोला गोरखपुर जाके? दिल्ली वालों ने। उत्तर प्रदेश के, अभी ये गौरव जी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री और कार्यकर्ता की हैसियत नहीं है जो बिना दिल्ली वालों से पूछ के कोई फैसला कर ले। उनको अमित शाह और मोदी ने घर बैठा दिया है कि बाबा जी जाओ, चुनाव हम हार रहे हैं, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है उत्तर प्रदेश का, अब हमको 2024 कम से कम। गलत कह रहे हैं आप। अगर बात करें गोरखपुर के आसपास जितनी भी टिकटें दी जा रही हैं, प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है, सारे सीएम योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जा रहे हैं। तो अगर आप ये कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर दिया, ये गलत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुलकर मंच से तारीफ की है सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों की, उनकी सरकार की। तो ये कहना कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, ये गलत होगा। अब सुन तो लीजिए सर, जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 2 है, अमित शाह जी का चेहरा 2 है, भारतीय जनता पार्टी का इस समय सोच और विचारधारा 2 है, उसी तरह से एक तरफ मंच से एक दूसरे को जो है वो बखान करते हैं, गुणगान करते हैं, और मंच के पीछे क्या होता है? किसी से छुपी है कि आप पत्रकार हैं, आपसे छुपी है कि आपने डिबेट नहीं किया इस पे? दरअसल ये मैं आपको आज लिख लीजिए, एक तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी नहीं है, और अगर बन जाएगी
तो लिख लीजिएगा, केशव प्रसाद आदित्यनाथ योगीनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये आप लिख लीजिए। आज मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ ये पार्टी का, जितनी समझ रखता हूँ आप ही लोगों के चैनल पे बैठ के देख के सुन के उतनी उत्साह बता रहा हूँ। देखिए आज सबको मालूम है, योगी जी को पता है, लेकिन क्या है ना, जब आप कैमरे के सामने आएंगे तो आपको हंसना पड़ेगा साहब, क्योंकि आपने 5 साल में कुछ किया नहीं। किसको क्या इशारा करता है, आपको पैदल चला दिया एक प्रधानमंत्री ने, जबकि एक प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री जब कहीं आते हैं तो वहां का मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के लिए उनके साथ, उनके गाड़ी में बैठ के जाता है, उनके साथ खड़ा होता है, मंच शेयर करता है। आपको पैदल छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने, वो एक इशारा था। आपको समझना होगा ना। आज देखिए, आज योगी जी चाहे जो बोल रहे हैं, फड़फड़ाहट, जब दीपक बुझने लगती है ना तो फड़फड़ाहट तेज हो जाती है। अब वो फड़फड़ाहट है, 10 मार्च के बाद आप भी यहीं रहेंगे, हम लोग भी यहीं रहेंगे, सब पता चल जाएगा। आस्था जी हमारे साथ बनी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आस्था जी, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो पुराने मिथक हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव लड़ने से घबराता है, डरता है, आज वो मिथक टूट रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले दिनों चर्चा हुई थी प्रियंका गांधी वाड्रा की भी कि वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। जब उनसे सवाल किया गया सीएम चेहरा कौन है, तो उन्होंने कहा कि आपको चेहरा कोई और नजर आ रहा है मेरे अलावा। उसके बाद वो अपनी बात से पीछे हट गई। क्या डर है प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ने से, या उनको लगता है कि अगर अभी खुलकर सामने आ गए तो 24 की जो लड़ाई है मेन कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में, वो कहीं खराब ना हो जाए? देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी को किसी भी तरह का डर है चुनाव लड़ने से। प्रियंका गांधी जी एकमात्र ऐसी नेता है, मैं कहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने पिछले 5 सालों में जब कभी भी जनता को आवश्यकता पड़ी, जहां कहीं भी जनता के खिलाफ अत्याचार हुआ, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, और चाहे इस प्रदेश के युवा या व्यापारी या पत्रकार हो, प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसा है जो उन खड़ी दिखाई दी है। तो प्रियंका गांधी को डरने की किसी हालत में जरूरत ही नहीं है। प्रियंका बात चुनाव लड़ने की हो रही है आस्था जी, बात चुनाव लड़ने की हो रही है, तो मैं ये कहूंगी आपको कि प्रियंका जी ने कहा है कि अगर पार्टी उनसे कहेगी चुनाव लड़ने के लिए, अरे राष्ट्रीय महासचिव हैं, यूपी की प्रभारी हैं, सारे फैसले वो खुद ले रही हैं। जब सवाल किया जाता है कि प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश में 40% सीटों के आरक्षण की बात करती हैं, बाकी प्रदेशों में नहीं करती, तब वो कहती है मैं यूपी की प्रभारी हूं, इसलिए यूपी का फैसला मैं ले सकती हूं। तो यूपी का फैसला तो खुद ले सकती ना, चुनाव लड़ने का ना लड़ने का। प्रियंका गांधी ने ये तो स्पष्ट कर ही दिया है कि आपको उनके अलावा कौन चेहरा आपको दिखा देता है। लेकिन ठीक उसके बाद उन्होंने अपनी बात से डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा यूं ही मैंने कह दिया था। क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है? ऐसा तो कोई डिनायल नहीं, ऐसा कोई भी डिनायल प्रियंका गांधी जी की तरफ से नहीं किया गया है। और उन्होंने ये बात कही है कि अगर उनको पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगी। मेरी एक बात अधूरी रह गई थी, अगर आपको याद हो तो। मैं ये कह रही थी कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास के वादे किए थे, मगर विकास आया नहीं। इसके कारण से इनको अपने विज्ञापनों में छापने के लिए पुल और एयरपोर्ट और अन्य बिल्डिंगे बाहर के देशों व अन्य प्रदेशों से उधार पर लेने पड़ गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत रही है। बहुत सारा योगी जी ने काम किया है, और इतना काम किया उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। और नंबर 1 बनाया किस चीज के मामले में? भुखमरी के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। उन्होंने मानवाधिकार हनन के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर बना दिया। उन्होंने अपराध के मामले में जो ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग जाएंगे या गले में तख्ती डाल करके घूमते हैं, आज की हकीकत ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी गले में भारतीय जनता पार्टी का टिकट लगा करके घूम रहे हैं। और ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी में अब तक लगभग 100 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे घोषित किए गए हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। ठीक है, हमारे साथ प्रीतपाल जी बने हुए, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। प्रीतपाल जी, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। गौरव महेश्वरी जी ने कहा कि पुराने हमारे मित्र थे प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, मुझे दुख इस बात का, पार्टी बहुत देर से इनके बारे में समझ पाई और समय रहते मतलबी लोगों को अपनी पार्टी से बाहर किया हम लोगों ने। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जरा गौरव महेश्वरी जी पता लगा ले। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर 20 से ज्यादा गंभीर मामलों में मुकदमे हैं, जिसमें 10 मामले ऐसे हैं जो हेट स्पीच यानी अपने मन से उन्होंने एक जाति विशेष को उन्होंने अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया, जिसके कारण उनके ऊपर भी मुकदमे चल रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर भी 25 से ज्यादा कई गंभीर धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं। और इनको याद दिला दूं, 2017 में जो इनके विधायक चुन के आए थे, उसमें से 114 विधायक जो थे जो गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे।
ये जान लें, पहली बात। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर सांसद संजय सिंह जी के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने 21 मुकदमे ला दिए और गौरव महेश्वरी जी यहाँ पे चैनल के माध्यम से बता रहे 21,000 मुकदमे लड़ने चाहिए थे, क्या जनता की आवाज बनना, क्या हाथरस की बच्ची के लिए, बेटी के लिए आवाज बनना, उस पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे? क्या गन्ना किसानों को उनके हक का, उनको उनकी कमाई का, जो उन्होंने मेहनत करके गन्ना पैदा किया था, उपजाया था, उसको पैसा नहीं मिल रहा था, उसकी आवाज उठाने के लिए सांसद संजय सिंह के ऊपर 21,000 से ज्यादा मुकदमे रखने चाहिए थे? क्या इनके एसएसपी पाटीदार जो थे इस सरकार में, वो महोबा में, जो प्रयागराज के महोबा में एक व्यापारी से रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी नहीं दिया, उन्होंने वीडियो बनाकर योगी आदित्यनाथ से अपनी जान की गुहार की, उनकी हत्या हो जाती है, वो एसएसपी आज तक फरार है। उसकी आवाज उठाने के लिए माननीय सांसद संजय सिंह के ऊपर 21,000 मुकदमे लड़ने चाहिए थे? क्या रायबरेली में एक बाइसिकल चोरी के झूठे मुकदमे में ठीक है प्रीतपाल जी, आएंगे आपके पास। मुकदमे लगना और तमाम सरकारें, अगर पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें तो जब वो सत्ता में होती हैं तो अपने जो मुकदमे उनको वापस ले लिया जाता है। ये कोई इतिहास आज का नहीं, बहुत पुराना है। हालांकि इस पर रोक लगनी चाहिए। जब आप सत्ता में आते हैं तो अपने नेताओं के मुकदमे वापस ले लेते हैं, विपक्षी पार्टियों मुकदमे दर्ज करा देते हैं क्योंकि आप पावर में होते हैं। ये प्रथा आज की उत्तर प्रदेश की नहीं है, काफी पुरानी है। हम इस पर भी तमाम बार चर्चाएं कर चुके हैं। आरएलडी के हमारे साथ रजनीकांत मिश्रा जी बने हुए हैं। रजनीकांत जी, आवाज आ रही है आपको? रजनीकांत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए। रजनीकांत जी, सवाल यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों ये बयान सामने आए गृह मंत्री अमित शाह का कहें या फिर बाकी पार्टी के नेताओं का, आरएलडी को लेकर बहुत सॉफ्ट है भारतीय जनता पार्टी, तो बीजेपी को यह लगता है कि खतरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी से है, समाजवादी पार्टी से इतना ज्यादा खतरा नहीं है? आपकी आवाज ही कट जा रही है शैलेंद्र जी, आवाज आपकी कट जा रही है। रजनीकांत जी, सवाल यह है जिस तरह से आरएलडी को लेकर बीजेपी लगातार सॉफ्ट नजर आ रही है। अगर गृह मंत्री अमित शाह की पिछले दिनों की बात करें, उन्होंने ऑफर दे डाला जयंत चौधरी को, उसके बाद तमाम नेता जो हैं उनका कहना आरएलडी तो बहुत अच्छी है, समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं है। तो ये मतलब क्या है? क्या बीजेपी को लगता है असली खतरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है आरएलडी से है और मेन लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी से है? देखिए, अभी आपने पहले जो क्वेश्चन किया था कि मोदी जी के रैली की, कि मुजफ्फरनगर दंगों की बात, तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को किसान आंदोलन की भी बात करनी चाहिए। मोदी जी को 700 किसानों के जो शहीद हुए उनकी बात भी करनी चाहिए। जो बैरिकेटिंग की गई, जो रोड पर कीलें गाड़ी गई, उसकी भी बात करनी चाहिए। जो लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से रौंदा गया किसानों को, उसकी भी बात करनी चाहिए। पुराने जख्मों को कुदेर के और चुनाव को ध्रुवीकरण करने की कोशिश अब ये नहीं चलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जाति के लोग हिंदू मुस्लिम एकता में लगे हुए हैं, अब उसको तोड़ना मुश्किल है। फिर दूसरी चीजें जो उन्होंने एक जाट समुदाय की बैठक दिल्ली में एक जाट नेता के घर पे बुला के की, उसमें सब भाजपा के लोग थे, कोई जाट खाप के लोग नहीं थे। खाप के लोगों ने जयंत चौधरी को 36-37 खापों के लोगों ने पहले ही समर्थन दे दिया है। और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत रहे हैं, उसको तोड़ने की, उसको मड़ोड़ने की ये सब एक कोशिश है, ये सारी एक वो है। और जैन जी ने साहब कहा कि भाई आप 700 किसानों को न्योता दे दीजिए, हम कोई वो नहीं है कि मैं पलट जाऊं। तो इस तरह की कोई बातें नहीं है। ठीक है, उनका जो सॉफ्ट कार्नर, उनको मुबारक हो। हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक गठबंधन में, हम गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का विकास करने जा रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में 1 करोड़ नौकरियां देने जा रहा हूं नौजवानों को, हम महिलाओं को 50% आरक्षण देने जा रहे हैं। हम मैनिफेस्टो पर खड़े होंगे। और मैं तो यही कहता हूं बार बार डिबेट में कि भाई भाजपा के जो भी मेरे साथी बैठते हैं वो 2017 का मैनिफेस्टो ले लें। कोरोना 2020 के बाद आया, 3 साल पहले भी सरकार थी। अब कोरोना में भी क्या कर दिया, कोरोना में भी कौन सी उपलब्धि ला दी? कोरोना में लोग मर गए, लाशें तैरती रहीं, ऑक्सीजन मिला नहीं। क्या हो गया कोरोना में? कोरोना में इस प्रदेश में क्या दुर्दशा हुई, इसको आप देख लीजिए। खासतौर से अपनी राजधानी लखनऊ में क्या होगी, लाशों का अंबार लगा रहा।
तो ये सारी बातें अब नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है और वो प्रलोभन और ये जो चुनावी मोड के लोग हैं, प्रचार तंत्र के लोग हैं, इनके पास ऐसा संगठन है जो अफवाहें फैलाते हैं, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, एक संगठन इनके साथ है, वो ये काम करता है। अब लोग इसके छलावे में आने वाले नहीं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय जी बने हुए हैं। विजय जी, अगर बात करें आज जो चौपाल शुरू करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस है क्योंकि चुनाव की शुरुआत वहीं से होने जा रही है। विकास का भी जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ पलायन और दंगों का जिक्र किया। क्या इसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि लगातार तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो बार बार 2013 मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। क्या लगता है बीजेपी को इसी के सहारे हम एक बार फिर से करिश्मा कर सकते हैं, इस वजह से बार बार इसका जिक्र किया जाता है? शैलेंद्र, देखिए ऐसा है, एक्चुअली ये वेस्टर्न यूपी में असल में जाट और मुस्लिम्स, मतलब किसानों की बात जो कर रही है आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, उसमें से असल में जब तक कि बीजेपी कोई ब्रेक नहीं लगी, मतलब जब तक कि उनका गठबंधन मतलब जातीय समीकरणों पे हिट नहीं करेगी, तब तक जाकर के बीजेपी को अपना मतलब हल नहीं होगा। तो बीजेपी को ये याद दिलाना पड़ेगा, लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि अब जो नए समीकरण जिनके तहत लोग जयंत चौधरी को याद कर रहे हैं खासतौर पे, और अब देखिए जितना भी जो हो रहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की हुई है। इसके अतिरिक्त अगर देखिए तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी की रणनीति बिल्कुल बदली हुई है। बीजेपी की बड़े नेता लगातार हर जगह पे, वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर, कैराना की बात कर लीजिए, मेरठ की बात कर लीजिए, तो इन सारी जगहों पे कहीं राजनाथ सिंह उतर रहे हैं, कहीं योगी जी जा रहे हैं, कहीं अमित शाह जा रहे हैं, और बार बार जो पॉइंट उठ रहा है वो वही उठ रहा है जो कि आज से 5 साल पहले हो चुका है। या मुजफ्फरनगर की बात करिए या दंगों की बात करिए, कारण ये है कि अगर मुस्लिम और जाटों का समीकरण एक साथ बैठ गया तो वो वोट जो है बीजेपी को उस इलाके के लिए बिल्कुल पड़ सकता है। बिल्कुल। तो विजय जी, समय का अभाव है, आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से आज एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ उतार दिया गया, उधर जो चंद्रशेखर है, भीम आर्मी के चीफ हैं, आजाद पार्टी बनाई हुई है, वो गोरखपुर में बने हुए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और उधर उपेंद्र दत्त शुक्ला की जो पत्नी है सुभावती शुक्ला, समाजवादी पार्टी उनको मैदान में उतारने जा रही है। तो अभी क्या माने, ये कोशिश इसलिए कि जो मेन नेता हैं, मुख्य चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के दोनों ही पार्टियों के, तो वो ज्यादा समय बाकी अपने प्रचार में न दे पाए, अपनी सीट पर केंद्रित रहें, ये माने, या सच में कि जो रिजल्ट हैं प्रभावित हो सकते हैं? नहीं शैलेंद्र जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि आज अगर केंद्रीय मंत्री को अखिलेश यादव के खिलाफ उतारा गया और कोसी इलाके के व्यक्ति है, ये अलग बात है कि वो पहले समाजवादी पार्टी में रहे हैं, मुलायम सिंह के साथ रहे हैं, ये है, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री को अगर भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री फेस के अगेंस्ट में खड़ा कर रही है तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं मानता कि वो मतलब हराने की स्थिति में होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी एक चैलेंज, एक टफ सिचुएशन क्रिएट करना, उलझाना या एक टक्कर देने के लिए अच्छा फेस खड़ा करने की कोशिश बीजेपी ने की है। जहां तक बात गोरखपुर की है, तो गोरखपुर में आप चंद्रशेखर का कोई बैकग्राउंड नहीं है वहां पे। अगर आप कहते हैं साहब कि वो योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में एक मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे, तो मैं ये नहीं मानता। ठीक वही स्थिति रहेगी अगर शुक्ला जी की पत्नी भी आती है वहां पे, सपा खड़े कर रही है, जैसे कि आप चर्चाएं चल रही बिल्कुल। और ब्राह्मण वोट जो है काफी तादाद में, उसको नकारा नहीं जा सकता। हरिशंकर तिवारी जो बड़े नेता रहे गोरखपुर के, उनका पूरा परिवार जो है इस वक्त समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुका है, एक घेरने की कोशिश तो है। आप ये बताइए हरिशंकर तिवारी का परिवार कब आया सपा में? अरे चुनाव की जस्ट पहले आया है, जब अभी गिने चुने दिन है उनके आए हुए, और उससे सपा का वो नहीं क्रिएट होता है, और नहीं ब्राह्मणों में मैसेज आता है जो सोचा जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों को भी एक फेस चाहिए होगा, और फेस पॉपुलर फेस चाहिए होगा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो सपा को दोबारा अपनी रणनीति पे विचार करना चाहिए। कारण ये है कि आज जो एक केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से बीजेपी ने उतारा है करहल में,
वो स्थिति गोरखपुर में बनती मुझे नजर नहीं आती। उसके लिए एक बड़ा फेस चाहिए होगा, और अगर जाति समीकरण भी ब्रेक करने हैं तो ब्राह्मण चेहरा भी एक बड़ा चाहिए। बिल्कुल, जो मिलाकर जो मुकाबला है दिलचस्प तो हो ही गया। अब कौन किसको मात दे पाएगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे गोरखपुर की, करहल की, जहां करहल में आज समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया। उसके बाद बीजेपी ने एक बड़े कद्दावर नेता को उतारा है, जो सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। क्या उनको चुनौती देने की कोशिश है या फिर परेशान करने की महज कोशिश है? बाकी जगह ध्यान अखिलेश यादव न दे पाए। उधर चंद्रशेखर जो है भीम आर्मी के, वो गोरखपुर में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी कोशिश में किसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ को भी वहां पर घेरा जाए, एक कड़ी चुनौती दी जाए। फिलहाल आज का मुद्दा में आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।